Okay, students, I welcome all of you in the Director School Education Jammu online home classes. Myself is Imtiaz Mughal and my today's topic is friction. Dear students, फ्रिक्शन के लिए आपको मैं सबसे पहले एग्जांपल देना चाहूंगा कि व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारे लगे हुए जूते चप्पल वगैरह जो घिस जाते हैं या हम चलते चलते जो है वो एक स्टेबल कंडीशन में चलते हैं, गिरते नहीं हैं, और उसके अलावा हम इस मार्कर से इस बोर्ड पे आसानी से लिख लेते हैं, या गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी का टायर जो है वो रोड के ऊपर रोल करता है। ये सारी चीजें किस वजह से होती हैं? दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन मीन्स रगड़, रुकावट। अगर एक चीज दूसरी चीज को फ्रिक्शन नहीं देगी, फ्रिक्शन नहीं होगी, तो हर एक चीज जो है वो स्लिपिंग कंडीशन में जो है वो चलती रहेगी। कभी हम अगर चलते चलते कभी रुक नहीं सकेंगे, और अगर हम चलने की कोशिश करेंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम गिर पड़ेंगे। तो फ्रिक्शन जो है, आप देखते हैं कि हमारे घर में मशीन, सीविंग मशीन है या दूसरी मशीन्स हैं जो इंडस्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, उनके अंदर हम कभी भी ग्रीस डालते हैं। ग्रीस क्यों डालते हैं? इसीलिए डालते हैं कि उनके अंदर जो फ्रिक्शनल पार्ट्स होते हैं, जहां पर फ्रिक्शन होती है, जहां पर रगड़ होती है, वो पार्ट घिस जाते हैं। वो फ्रिक्शनल जो स्पॉट्स होते हैं वो जो है घिस जाते हैं, और उस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर कभी कभी उन पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन जब फ्रिक्शन कभी कभी किसी मशीन में ज्यादा हो जाती है, मशीन हम घुमा नहीं सकते हैं, चल नहीं सकती है, मशीन जो है पावर पे भी नहीं चल सकती, किसी कंडीशन में वो जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, उसका मतलब है कि वहां से ग्रीस खत्म हो गई है, लुब्रिकेंट्स वहां से निकल गए हैं, और मशीन में जो है फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गई है। तो फ्रिक्शन हमारे कामों के लिए रुकावट भी बनती है, बहुत सारे कामों के लिए, और फ्रिक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी भी है। यानी कि हर एक मकाम पे हम अगर एरोप्लेन की बात करें, मछली की बात करें, समुद्र के अंदर तैरते हुए जो है किसी बॉडी की बात करें, या चलती हुई सड़क की बात करें, चलती हुई गाड़ियों की बात करें, हम अगर सड़क में, या मोटरसाइकिल के चलने की बात करें, साइकिल की चलने की बात करें, इन सब कंडीशन में फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन हमारी लाइफ के लिए एक बहुत जरूरी अहम चीज है। लेकिन फ्रिक्शन के बारे में समझने के लिए हमें चाहिए होगा कि फ्रिक्शन तो है, फ्रिक्शन रगड़ है, लेकिन फ्रिक्शन डिफरेंट किस्म के हैं। बहुत सारी काइंड्स की जो है फ्रिक्शंस हैं। उन फ्रिक्शंस को हमें समझना होगा कि कौन सी फ्रिक्शन किस मकाम पे होती है। ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि काज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो काज ऑफ फ्रिक्शन, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द काज ऑफ फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन और व्हाट आर द हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन, यू कैन राइट समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज why and how, what is the mechanism by which friction occur। कौन सा मैकेनिज्म है कि फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन क्यों होती है, और फ्रिक्शन किस चीज के अंदर होती है, और फ्रिक्शन के लिए जरूरी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता हूं पहले मैं कि फ्रिक्शन के लिए एक तो है कि रफ सरफेस होना चाहिए, रफ सरफेस। आप देखते हैं जो गाड़ियां चलती हैं सड़क में कभी आप देखना है नीरू डालकर कभी सड़क बनी या नहीं बनती है। नीरू हम अपने घर के कमरों के अंदर नीरू डालकर फर्श जो है बिल्कुल स्लिपरी बनाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी जो मालिक्यूल छोटे छोटे गड्ढे वगैरह रह जाते हैं। लेकिन सड़क में क्यों नहीं नीरू डालते हैं, वहां क्यों हम लुक डालते हैं? वजह क्या है? इसलिए कि वहां फ्रिक्शन का होना जरूरी है, नहीं तो गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाएंगी। तो इसलिए फ्रिक्शन के लिए रफ सरफेस का होना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी बात यह है कि फ्रिक्शन के लिए जो दो सरफेसेस आपस में रगड़ खाते हैं, या एक सरफेस के ऊपर दूसरी चीज जो है स्लाइड हो रही है, रोल हो रही है, उनके दोनों सरफेसेस के बीच में स्मॉल पोर्स होने चाहिए, स्मॉल पोर्स, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स, जो एक दूसरे को ही जकड़ेंगे, जो सरफेस एक दूसरे को जकड़ के रखेगा। तो ये दो सरफेस हैं, अगर ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, तो ये इन दोनों के बीच में
जो दोनों सरफेस जो आपस में कंटेक्ट किए हुए हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या बारीकी से कीनली ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं। तो किसी भी चीज दो चीजें आपस में स्लाइड कर रही होती हैं, जहां पर फ्रिक्शन हो रही है, वो गड्ढे एक दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। उसी की वजह से फ्रिक्शन की पावर बनती है। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स तभी पैदा होती है अगर इन दो सरफेसेस के बीच में छोटे छोटे गड्ढे नहीं होंगे, छोटे छोटे सुराख नहीं होंगे जो एक दूसरे को इंटरबॉन्ड करेंगे, इंटरलॉकिंग करेंगे, तब तक फ्रिक्शन इम्पॉसिबल, फ्रिक्शन नहीं हो सकती है। कभी कभी हम आपको मैं एग्जांपल दूंगा डियर स्टूडेंट्स कि बाथरूम के अंदर अचानक हम जाते हैं, गिर जाते हैं, पांव हमारा वहां पर टिक नहीं पाता है। वो इसीलिए कि जो टाइल हमने लगाई थी वो यूज करते 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 उसके जो स्मॉल पोर्स थे वो घिस चुके हैं। अब उसमें फ्रिक्शन जो है जीरो हो गई है और हमारा पांव रखने से ये वो जो है हम क्या करते हैं, वहां पर गिर जाते हैं। तो फ्रिक्शन के लिए लाजमी है कि दोनों सरफेसेस के बीच में जो हमने चप्पल पहनी होगी बाथरूम के अंदर, उसके अंदर भी जो है वो रफ सरफेस होना चाहिए, और जो टाइल नीचे लगाई है उसके नीचे भी रफ सरफेस होना चाहिए, तब जाकर फ्रिक्शन वहां पर होगी। और अगर फ्रिक्शन होगी हम वहां पर स्टेबल खड़े हो सकते हैं, बाथरूम में घूम सकते हैं, या कहीं पे भी टाइल वगैरह लगी है वहां पर हम चल सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हमारी चप्पल लगाई हुई जो है उस पर भी रफ सरफेस नहीं है, और जो हमने टाइल लगाई है उसके ऊपर भी रफ सरफेस नहीं है, तो हमारी फ्रिक्शन जो है इट मींस दैट कि जीरो हो गई है। तो फ्रिक्शन के लिए जरूरी है डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर जो इंटर बॉन्डिंग, एक तो रफ सरफेस मैंने बोला, दूसरा यह है कि दो सरफेस के दरमियान में इंटरलॉकिंग होती है, इंटरलॉकिंग, या हम कह सकते हैं इंटर बॉन्डिंग, इंटर बॉन्डिंग, यानी इस सरफेस के छोटे पोर जो हैं वो इसमें घुस जाते हैं और इसके इसमें घुस जाते हैं और बिल्कुल एक दूसरे को झकड़ कर पकड़ लेते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो है इनकी पकड़ की वजह से वहां पर क्या बन जाती है, एक नेट फोर्स बन जाती है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि फ्रिक्शन को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें, इन द ब्रॉड सेंस अगर हम देखें, तो फ्रिक्शन को हम दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई, बॉडी विल रिमेन ऑन द रेस्ट, बॉडी विल रिमेन ऑन द रेस्ट आफ्टर being applying a lot of force, body will remain on the rest. So very rigid force, that is very hard frictional force, body will remain on the rest after applying a huge amount of force, maximum Newtonal force. So the body will remain on the rest, that is static force. लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्सेस जैसे रोलिंग होता है टायर, या जैसे क्या होता है कि गाड़ी चलती है सड़क पे, या जैसे हाथ हम रगड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये तलियां रगड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जहां पर मूवमेंट हो रहा हो, यानी दोनों सरफेसेस में मूवमेंट हो, रिलेटिव मूवमेंट हो, तो वो उसको कहेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को जैसे मैंने कहा कि इसमें स्लाइडिंग भी आएगी, रोलिंग भी आएगी, फ्लूइड भी आएगी, डायनामिक भी आएगी, और फ्लूइड में आगे एयर फ्रिक्शन भी आ जाएगी, और वाटर फ्रिक्शन भी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं आपको बता दूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है कि हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी है पड़ी हुई है किसी दूसरी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसको मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, 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 कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन एक स्टेज आएगी कि जब बहुत ज्यादा फोर्स, मतलब फोर्स जो है वो मैक्सिमम न्यूटन तक मैं ले जाऊंगा, एक लिमिट क्रॉस कर दूंगा, तब इस बॉडी में मूवमेंट आ जाएगी। लेकिन जब तक इसको आधे घंटे में मैंने अगर 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया है, इसमें मूवमेंट नहीं आया है, तो इट मीन्स दैट कि ये आधे घंटे तक जो इसके अंदर जो फोर्स, जो चीज इसको बॉडी रोक रही थी, वो कौन सी थी? फ्रिक्शनल फोर्स थी। लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी थी? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स थी, स्टैटिक, जो उस बॉडी को हिलने भी नहीं दे रही थी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉक रखा हुआ था हमने,
तो ये इंटरबॉन्डिंग इनकी हो जाती है। जो कोई भी चीज एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी जिनका सरफेस रफ होगा, चाहे इतना रफ होगा कि हमें वो आंखों से नजर भी नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर फिर भी जब अगर चीज उसके ऊपर अटक रही है तो उसका मतलब है उनके अंदर वो रफ सरफेस है। अगर चीज बिल्कुल रखते ही गिर जाती है, नीचे चली जाती है, तो फिर वहां रफ सरफेस नहीं है। तो जब भी हम इस सरफेस के ऊपर हम ब्लॉक रखते हैं तो ये इंटरबॉन्डिंग तो लाजमी, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर इंटरबॉन्डिंग होगी। अब हमने क्या करना है कि इसको मूवमेंट करना है, इसको किसी तरीके से चलाना है, इसको फोर्स लगानी है, इसको धक्का देना है, चाहे किसी भी चीज मशीन से दें या एक आदमी लगा दें यहाँ पर धक्का देने का। तो यहां से जो फोर्स लगेगी, तो डियर स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो ये सपोज इसको मैक्सिमम हमने पहले से मायना कर रखा है कि इसको 32 न्यूटन फोर्स पर ये जाकर मूवमेंट करेगा। तो यहां से हमने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, मूवमेंट फोर्स इसको लगाना शुरू कर दी इस ब्लॉक को। तो जितना हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, सपोज हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तो आगे से 5 न्यूटन जो है इसको फ्रिक्शनल फोर्स ने अपोज कर दिया। फिर हमने 10 न्यूटन फोर्स और लगाई, इधर से फिर 10 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ने अपोज कर दिया, इसकी मुखालफत कर दिया, आगे इसको नहीं चलने दिया। फिर हमने जी 20 न्यूटन फोर्स लगाई, फिर इसको 20 न्यूटन फोर्स आगे से फ्रिक्शन फोर्स ने इसको अपोजिशन कर दी, इसको रोक दिया कि नो मूवमेंट, स्टॉप देयर, नो मूवमेंट, आपने नहीं चलना है। कौन रोक रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फिर हमने 30 न्यूटन लगा दिया, इधर से भी इसको 30 न्यूटन फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज कर दी, इसको आगे नहीं आना, इसको रोक दिया। अब हमने यहां पर 30 के बाद 3 न्यूटन फोर्स जो है हमने वो लगा दिए। तो यहां से अब क्या होगा, इसकी पावर कितनी बची थी? 2, और लेकिन हमने 3 और लगाए, यहां से 3 फोर्स जो है और लगे। तो अब इसको थोड़ा सा स्लाइड होना शुरू कर देगा, ये मूवमेंट करेगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं गया, ये 30 न्यूटन फोर्स तक जब तक ये ब्लॉक हिला नहीं डियर स्टूडेंट, तब तक ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी, इसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। के व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द motion of that body, the force of that body resist by another hidden force, that is frictional force, and that hidden frictional force is known as static frictional force. तो ये बच्चों रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो कुछ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स में जो है इसकी मोशन जो है एक्सीलरेशन जो क्या रहेगा? 0, कोई मूवमेंट नहीं होगा इसका। तो एज ए रिजल्ट जब तक इसका एक्सीलरेशन 0 रहेगा तब तक इसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब बच्चों रही काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब मैंने आपको कहा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में आप देखेंगे कि वही फ्रिक्शन फोर्स जहां पर मूवमेंट्स हो रहे हैं, जहां पर बॉडी के मूवमेंट्स हो रहे हैं। काइनेटिक आपको पता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक का मतलब भी है कि यहां पर मोशन होगा, यहां पर मूवमेंट होगा, यहां पर रेस्ट नहीं होगा। तो जितनी भी टाइप्स हैं, यहां पर स्लाइड हो रही है एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी, तो यहां हम कहेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगी। यहां पर क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिफरेंट कि स्लाइडिंग में क्या होगा। ये हमने एक ब्लॉक रखा है, तो ये दूसरा ब्लॉक था इसके नीचे सरफेस। अब यहां पर इंटरलॉकिंग तो होती है, आपको पता है, फ्रिक्शन के लिए लाजमी है। तो यहां जब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स थी, यहां पर इसको हमने फोर्स लगा लगाकर इसको हमने जगह से हिला दिया इसको। अब इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, तो दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। यहां से हम फोर्स लगाएंगे इसके मूवमेंट को यहां रोकने के लिए जो फोर्स लगेगी। अब तो बॉडी चल रही है, स्लाइड कर रही है, सड़क के ऊपर स्लाइड कर रही है, किसी भी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, लेकिन इसको भी जब फोर्स लग गई है, माइनस ही फोर्स हम इसको लगाएंगे बच्चों, तो ये फिर उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेगी अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी। लेकिन इसकी
इसको फिर से हम आस्ता 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 धीरे 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 धक्का देते रहते हैं कि ये चलती रहती है, फिर हमारी फोर्स जो है मांगती रहती है। वो क्यों दोबारा ये जब स्लाइड होना शुरू हो जाती है उसके बाद भी ये बॉडी फोर्स मांगती है। क्यों मांगती है? क्योंकि तब भी यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज कर रही होती है। क्योंकि फ्रिक्शन का मीनिंग ही ऐसा है कि द फोर्स विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी। तब इसको हम जब मोशन हम दे रहे हैं, इसको हम मोशन में ला रहे हैं, लेकिन यहां पर इसको फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। इसी तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में आप देखिए, ये हमारे पास एक साइकिल का चक्का है, इसको हमने धक्का दिया सरफेस पे, तो आफ्टर सम टाइम यहां पर ये आकर रुक जाएगा। तो ये इसको हमने यहां से पुश किया, हमने लगाया रोलिंग मोशन, यहां लगा था स्लाइडिंग मोशन, यहां रोलिंग मोशन ने लगाया, इसको रोल किया बॉडी को, यहां आकर ये स्टॉप होगी। तो किस चीज ने इसको स्टॉप किया? दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन ने इसको स्टॉप किया। इसी तरीके से फ्लूइड में मैंने आपको बात की थी कि एयर फ्रिक्शन भी होती है और वाटर फ्रिक्शन भी होता है। जब एक आदमी जो है तैर रहा होता है पानी के अंदर, ये वाटर है और ये वाटर की लेयर्स हैं, इधर से हमने स्विमिंग शुरू की है, तो इधर से सपोज ये फिश है एक, वो स्विम कर रही है, तो अब इसको यहां से देखो, ये उधर से इधर आ रही है, स्विम कर रही है, लेकिन इधर से इसको लेयर्स ऑफ वाटर जो है वो क्या कर रहे हैं, इसकी बॉडी को रेजिस्ट कर देंगे, मोशन को रेजिस्ट कर देंगे। ये फोर्स जो आ रही है ये फ्लूइड फोर्स लग रही है, फ्लूइड फोर्स लग रही है फ्लूइड के अंदर, पानी के अंदर स्विमिंग के वक्त। लेकिन इधर से इसको जो है वाटर की लेयर जो है वो एक फ्रिक्शन क्रिएट करती है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसकी बॉडी को जो है बैलेंस तरीके से वहां पर स्विम करने के लिए, अगर यहाँ पर ये फ्रिक्शन ना लगे और फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी ना हो तो फिश ने नेचुरली आकर यहाँ पर उसकी डेथ, यानी कि समुद्र के अंदर फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन स्ट्रीमलाइन बॉडी अगर फिशेज की ना हो तो उनके लिए जीना नामुमकिन हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम एयर की बात करें तो एयर में भी आप देखते हैं कि जहाज जो है उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसीलिए कि वो फ्रिक्शन जो है एयर की उसको कम किया जाए, उसका दबाव जहाज पे ना पड़े। अगर वहां पर उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होगी किसी भी जहाज की, तो फिर क्या हो सकता है कि इंजन अगर जो ही स्टॉप होगा तो फोर्स इसको दबाकर नीचे जो है गिरा देगी। तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स का जो है इम्पोर्टेंट, इसका स्ट्रीमलाइन बॉडी का इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि उसमें जहाज को जो है वो आसानी से वो वहां पर उड़ना जो है वो आसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही बात किसकी के स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो अब देखिए, जब फ्रिक्शन को आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन को हम जो है मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन के लिए आपको वहां पर एक्सीलरेशन पूछ सकते हैं कि मूवमेंट कितनी हुई, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। कि फोर्स भी आपको बता देंगे कि इतने न्यूटन फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स इतना थी, तो आप एक्सीलरेशन मालूम कीजिए कि बॉडी कितने किस स्पीड से जो है वो मूवमेंट उसने की है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा आज के इस टॉपिक में, कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे कि कौन कौन सी जो है वो फ्रिक्शन हमें दिखने में नजर आती है रोजाना और कौन कौन सी फ्रिक्शन को हम महसूस कर सकते हैं या उसका हल क्या कर सकते हैं, या हम जो मशीन्स वगैरह में जो स्लाइडिंग वगैरह जो स्लिपरी हो जाता है या उसमें हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो टाइप्स इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में आप देखिए पुशिंग वॉल फ्रिक्शन, और इधर आप रखेंगे एग्जांपल्स। नंबर 1 हम आपको देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी एग्जांपल आप लिखेंगे पुशिंग ए वॉल।
एक दीवार को धक्का देना, पुशिंग ए वॉल। नंबर 2 आप देखेंगे डायनामिक फ्रिक्शन, तो स्लिपिंग ऑन वेट फ्लोर। डायनामिक फ्रिक्शन, स्लिपिंग ऑन वेट फ्लोर। नंबर 3 आप देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी एग्जांपल बच्चों देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल क्या है? राइडिंग ऑन ए बाइसिकल, राइडिंग ऑन ए बाइसिकल, साइकिल पे चढ़ना, उसमें रोलिंग फ्रिक्शन हो रही होती है साइकिल के ऊपर। नंबर 4 आप देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन, स्विमिंग। इसकी एग्जांपल क्या है? स्विमिंग, तैरना। तैरते वक्त हमारी बॉडी को जो चीज पीछे पुश करती है, हम आगे तैरते हैं और बॉडी जो है पीछे पुश होती है, दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसी के साथ आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की आप डेफिनेशन लिखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन आप लिखिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, पहले मैंने आपको एक्टिविटी करके समझा दिया है, आप उसकी डेफिनेशन देखिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सरफेसेस। The frictional force that acts between the surfaces when they are at rest, when they are at rest, when they are at rest with respect to each other. With respect to each other. For example, table lamp resting on the table. तो इसकी पहले ही मैंने एग्जांपल दी हुई है आपको। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको देखिए आप, इसकी डेफिनेशन लिखिए। द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। The resistance that is created between any two objects, between any two objects when they are sliding against each other, when they are sliding against each other. तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक्स अक्रॉस द रोड और अक्रॉस द फ्लोर। तो ये आ गई आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और ये आपकी आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन। ये दोनों आप लिखेंगे साथ साथ में, जब मैं बोलता हूं उसी वक्त आप लिख लिया करें। तो
रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन इसके बाद आप लिखिए, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की आप लिखिए ये डेफिनेशन। रोलिंग फ्रिक्शन नंबर 3, रोलिंग फ्रिक्शन। The resistance that is created between any two objects. The resistance that is created between any two objects. The resistance that is created between any two objects when they are sliding. The resistance that is created between any two objects the resistance that is created between any two objects when a ball or wheel, when a ball or wheel is rolling on the ground. तो ग्राउंड के बीच में और बॉल के बीच में जो स्टॉप करने के लिए जो फोर्स लगेगी, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। जो चीज रोल हो रही थी ग्राउंड पे। तो डियर स्टूडेंट, ये फ्रिक्शंस की कुछ डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसी तरीके से फ्लूइड फ्रिक्शन की भी आप लिख लें लास्ट। उसके बाद जो है हमारा लेसन दी एंड हो जाएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन आप देखिए, पहले मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये स्विमिंग बॉडी में होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें आप देखिए द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। The friction that exists between the layers of the fluid. Layers of the fluid when they are moving relative to each other. When they are moving relative to each other. अब यहां आपको बच्चों एक बात में कंसेप्ट कर दूं, ये वाटर की एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है दरिया की। ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रही है आगे, लेकिन इनके बीच में जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। इन लेयर्स के बीच में, इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, दैट फोर्स इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। दैट फोर्स इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा जो है चैप्टर है फ्रिक्शन का ये एंड होता है, और अगली क्लास के लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक दे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद।